हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मुद्रा परिमाण सिद्धांत के नगद लेन देन दृष्टिकोण यानी फिशर के दृष्टिकोण की चर्चा की थी। इस वीडियो लेक्चर में हम मुद्रा परिमाण सिद्धांत के नगद शेष दृष्टिकोण कैश बैलेंस अप्रोच की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत यह बताता है कि मुद्रा की मात्रा ही कीमत स्तर और मुद्रा के मूल्य का निर्धारक घटक है। हमने देखा था कि मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर में विपरीत संबंध होता है। जब कीमत स्तर बढ़ता है तो मुद्रा का मूल्य गिरता है और जब कीमत स्तर घटता है तो मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। विद्यार्थियों, इस सिद्धांत में हमने फिशर का दृष्टिकोण देखा था। फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत के विकल्प के रूप में मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन, कीन्स इन अर्थशास्त्रियों ने नगद शेष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और इन अर्थशास्त्रियों को कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री कहते हैं, इसलिए इनके दृष्टिकोण को कैम्ब्रिज दृष्टिकोण भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, जहां फिशर के दृष्टिकोण में मुद्रा पूर्ति को मुद्रा मूल्य का निर्धारक घटक माना गया था, लेकिन जो कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री हैं उनका कहना है कि मुद्रा का मूल्य जनता के द्वारा रखे गए नगद शेषों की मांग, कैश बैलेंस की मांग के द्वारा निर्धारित होती है। विद्यार्थियों, मूल्य सिद्धांत की भांति ही कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के मूल्य निर्धारण के लिए मांग पूर्ति की अवधारणाओं का प्रयोग किया है और ये कहते हैं कि चूँकि मुद्रा पूर्ति किसी निश्चित समय में बैंकिंग प्रणाली के द्वारा बहिर्जात रूप से निर्धारित होती है, इसलिए नगद शेष सिद्धांत में जो फिशर की चलन वेग की धारणा है उसको छोड़ दिया गया है और उन्होंने कहा कि जो मुद्रा की मांग की जो धारणा है वह मुद्रा के मूल्य को निर्धारित करने में प्रमुख कार्य करती है। विद्यार्थियों, यहाँ मुद्रा की मांग का मतलब है सौदों के लिए और सतर्कता उद्देश्यों के लिए नकदी शेष रखने की मांग। विद्यार्थियों, जहाँ फिशर के दृष्टिकोण में मुद्रा विनिमय का माध्यम है और कैम्ब्रिज दृष्टिकोण में मुद्रा के मूल्य संचय कार्य को ज़्यादा जोर दिया गया है और कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री कहते हैं मुद्रा की मांग जो है मुद्रा को रखने की मांग है, डिमांड टू होल्ड मनी है। विद्यार्थियों, कैम्ब्रिज समीकरण जो पीगू, रॉबर्टसन, मार्शल इत्यादि अर्थशास्त्रियों ने दिए हैं उनमें शब्दावली का हेरफेर है, लेकिन इन समीकरणों में ये बताया गया है कि एक निश्चित समय पर मुद्रा की पूर्ति दी हुई होने पर मुद्रा के मूल्य को नकदी शेष की मांग निर्धारित करती है, कैश बैलेंस की मांग निर्धारित करती है। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों के अनुसार जब मुद्रा की मांग बढ़ती है तो लोग वस्तुओं और सेवाओं पर अपना खर्च घटा देते हैं ताकि उनके पास अधिक मात्रा में नकदी रहे और जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग घटती है तो कीमत स्तर भी घट जाता है और उससे मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। दूसरी ओर मुद्रा की मांग घटने से कीमत स्तर बढ़ेगा और मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा। विद्यार्थियों, कैम्ब्रिज दृष्टिकोण की जो विशेषताएं हैं हम उनको इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि समाज में आय का कुछ भाग नगद कोष के रूप में रखा जाता है और मुद्रा की जो मांग है
वह तरलता पसंदगी पर निर्भर करती है और मुद्रा की पूर्ति अल्पकाल में स्थिर रहती है और मुद्रा का मूल्य मुद्रा की मांग पर निर्भर करता है। अब विद्यार्थियों, हम जो पीगू, मार्शल, रॉबर्टसन आदि अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो समीकरण दिए गए हैं मुद्रा परिमाण सिद्धांत की, उनकी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम मार्शल का समीकरण ले रहे हैं। मार्शल के समीकरण को हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, M इक्वल टू KY, जहाँ पर M मुद्रा की मात्रा है, Y समाज की वार्षिक मौद्रिक आय है, K मौद्रिक आय का वह अंश है जो लोग नगद रूप में अपने पास रखना चाहते हैं। यदि हम Y इक्वल टू PO रखें, P कीमत स्तर और O आउटपुट उत्पादन है, तो हमारा समीकरण इस रूप में हो जाएगा, M इक्वल टू KPO। और चूंकि उत्पादन वास्तविक आय के बराबर होता है तो हम इसको इस रूप में भी रख सकते हैं, M इक्वल टू KPY। यहाँ पर जो Y, स्मॉल y दिखाया हुआ है वह वास्तविक आय है। विद्यार्थियों, हम इस समीकरण को संख्यात्मक उदाहरण के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। मान लीजिए M 2000 रुपये है, K 0.10 है, O 5000 इकाइयाँ हैं। तो जो यहाँ पर जो P होगा वह P इक्वल टू M अपॉन KO के बराबर होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं P इक्वल टू 4 है, 4 रुपये है। और यदि यहाँ पर मुद्रा पूर्ति स्थिर रहे और K बढ़ जाता है, यदि मान लीजिए 0.20 हो जाता है, तो कीमत स्तर घटकर 2 रुपये हो जाएगा और मुद्रा का मूल्य उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। तो मार्शल का जो समीकरण है, हाँ, उसमें हम देख सकते हैं कि K यदि बढ़ता है, लोगों की नकदी शेष की मांग बढ़ती है, तो जो कीमत स्तर है वो घटेगा, मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा। और यदि मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध होगा, जैसा कि आप इस समीकरण से भी देख सकते हैं। M बढ़ने पर P उसी अनुपात में बढ़ेगा। तो ये मार्शल का समीकरण है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं पीगू के समीकरण की। तो पीगू का समीकरण है P इक्वल टू M अपॉन KR। P यहाँ पर कीमत स्तर है, M मुद्रा की पूर्ति है और K वास्तविक आय का वह भाग है जिसको लोग नगद रूप में अपने पास रखना चाहते हैं। और R जो है किसी विशिष्ट वस्तु के रूप में समाज की कुल वास्तविक आय है। यदि हम मुद्रा मूल्य के रूप में पीगू के समीकरण को व्यक्त करें तो वह इस प्रकार होगा, क्योंकि 1/P मुद्रा का मूल्य होता है। हमने जिस मुद्रा के मूल्य को हमने इसके द्वारा, जो मैंने सर्किल बनाया है, हम मुद्रा के मूल्य को इसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। और मुद्रा का मूल्य यहाँ होगा KR/N। विद्यार्थियों, पीगू ने बैंक जमाओं को शामिल करने पर अपना निम्न संशोधित समीकरण भी दिया है, जिसमें मुद्रा के मूल्य के रूप में हमने इस समीकरण को लिया है। और यह है P, जो स्मॉल p है यहाँ पर, ये मुद्रा के मूल्य को व्यक्त कर रहा है। वह बराबर है KR/M और आपके ब्रैकेट में है C प्लस H, ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट 1 - C। इस रूप में आप देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जो C है वह जो समाज में जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा नगद रूप में रखी गई राशि है, यानी नकदी का वह अनुपात है जिसे जनता कानूनी वैध मुद्रा के रूप में अपने पास रखती है।
पी मुद्रा की एक इकाई का मूल्य है, आर वास्तविक आय है, के वास्तविक आय का वह भाग है जो तरल रूप में रखा जाता है, और एच कानूनी वैध मुद्रा का जमाओं से वह अनुपात है जिसे बैंक अपने पास रखते हैं, और 1-C नकदी का वह अनुपात है जिसे जनता बैंक जमाओं के रूप में रखती है। तो विद्यार्थियों, ये पीगू का संशोधित समीकरण है, और इस समीकरण में यदि जो के है, आर है, सी है और एच को यदि स्थिरांक मान लिया जाए, कांस्टेंट मान लिया जाए, तो जो समीकरण है वह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के रूप में यूनिट इलास्टिसिटी इकाई के बराबर लोच वाला होगा। और इसमें यदि जो एम है उसमें परिवर्तन होने पर मुद्रा के मूल्य में उसी अनुपात में, विपरीत अनुपात में परिवर्तन होगा। मुद्रा के मूल्यों में परिवर्तन को मुद्रा पूर्ति के ठीक विपरीत अनुपात में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये मुद्रा परिमाण सिद्धांत का पीगू का समीकरण है। इसी प्रकार रॉबर्टसन ने अपना समीकरण दिया है, M = KTP। यहाँ T वार्षिक सौदों की मात्रा है, M मुद्रा की पूर्ति है, P कीमत स्तर है। विद्यार्थियों, यहाँ पर भी T का वही अंश है जिसे जनता नगद कोष के रूप में रखना चाहती है। कीन्स का समीकरण की यदि हम बात करें तो कीन्स का जो संशोधित समीकरण है वह इस रूप में है, जिसमें उन्होंने बैंक मुद्रा को भी शामिल किया है। N = P ब्रैकेट में K + R × K डैश। विद्यार्थियों, यहाँ पर K उपभोग इकाइयों की वह संख्या है जिसे जनता अपने पास रखती है, और K डैश उपभोग इकाइयों की वह संख्या है जिसे बैंक जमा के रूप में रखा जाता है, और R बैंकों का रिजर्व अनुपात है, N प्रचलन में करेंसी की मात्रा है, P यहाँ कीन्स ने P उपभोग वस्तुओं का कीमत स्तर लिया है, और जैसा कि मैंने बताया कि K उपभोग इकाइयों की वह संख्या है जिसे लोग मौद्रिक बकाया के रूप में अपने पास रखना चाहते हैं। विद्यार्थियों, इस समीकरण में भी जो N है, जो मुद्रा की पूर्ति है, यदि उसमें वृद्धि होती है तो P में भी उसी अनुपात में वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार कैम्ब्रिज समीकरण में भी मुद्रा की पूर्ति कीमत स्तर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों, जो कैम्ब्रिज समीकरण हैं उनमें कुछ मान्यताएं ली गई हैं। यदि हम मान्यताओं की चर्चा करें तो यहाँ पर K स्थिर माना गया है, मुद्रा की पूर्ति दी हुई है, पूर्ण रोजगार की मान्यता ली गई है, और कीन्स के अनुसार समीकरण में उपभोग वस्तुओं की इकाइयाँ ली जाती हैं, जबकि पीगू के अनुसार कुल वास्तविक आय ली जाती है। तो विद्यार्थियों, ये मुद्रा परिमाण सिद्धांत का कैम्ब्रिज दृष्टिकोण है, और इसमें वही माना गया है कि मुद्रा का परिमाण कीमत स्तर को निर्धारित करता है, और कीमत स्तर और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध है। लेकिन कैम्ब्रिज दृष्टिकोण में मुद्रा की मांग और पूर्ति को लिया गया है, और मांग को इस पर विशेष बल दिया गया है। और यदि हम कैम्ब्रिज और फिशर समीकरण की परस्पर तुलना करें तो हालांकि फिशर व कैम्ब्रिज के दृष्टिकोणों में समानताएं भी हैं और असमानताएं हैं। दोनों
जो समीकरण हैं या दोनों मुद्रा परिमाण सिद्धांत के जो दोनों वर्जन हैं वह समान निष्कर्षों पर पहुंचते हैं कि कीमत स्तर और मुद्रा की मात्रा में सीधा और समानुपातिक संबंध है और मुद्रा के मूल्य और मुद्रा की मात्रा के बीच विपरीत अनुपाती संबंध है। और इनके जो समीकरण हैं उनको एक ही रूप में बदला जा सकता है, क्योंकि जहां हम फिशर के समीकरण को साख मुद्रा की मात्रा को हटाकर इस रूप में रख सकते हैं MV इक्वल टू PT, और यदि हम रॉबर्टसन का समीकरण लें तो वह है M इक्वल टू KPT। यदि हम K इक्वल टू 1/V मान लें तो दोनों समीकरणों को एक दूसरे में बदला जा सकता है। हाँ, यहाँ अपन इस रूप में देख सकते हैं कि दोनों समीकरणों को एक दूसरे के रूप में बदला जा सकता है। यानी रॉबर्टसन के समीकरण में K की जगह 1/V रख दें तो उसे हम फिशर के समीकरण में बदल सकते हैं। और दोनों ही समीकरण में जो मुद्रा है वह मुद्रा की मात्रा को जो M के द्वारा व्यक्त किया गया है या कीन्स में के समीकरण में N सिंबल के द्वारा व्यक्त किया गया है। तो ये दोनों में समानताएं हैं, लेकिन इन समानताओं के बावजूद दोनों समीकरणों में कुछ असमानता भी हैं कि जहां फिशर के समीकरण में मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है उस पर ज़्यादा बल दिया गया है, कैम्ब्रिज दृष्टिकोण में मुद्रा के मूल्य संचय कार्य पर बल दिया गया है। जहां जो फिशर का दृष्टिकोण है उसमें जो मुद्रा है उस मुद्रा की जो मांग पूर्ति है उसको एक समयावधि के संदर्भ में देखा जाता है, जबकि नगद कोष दृष्टिकोण में मुद्रा की मांग पूर्ति को समय के एक विशिष्ट बिंदु पर देखा जाता है। कहने का मतलब ये है फिशर के सिद्धांत में मुद्रा प्रवाह धारणा है, जबकि कैम्ब्रिज सिद्धांत में एक यह स्टॉक धारणा है। और दोनों में K और जो V है दोनों भिन्न हैं। और इसके अलावा जो T है फिशर के समीकरण में T मुद्रा से विनिमय की गई वस्तु और सेवाओं की कुल मात्रा को व्यक्त करता है, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण में विवरण में मुद्रा से विनिमय की गई अंतिम वस्तु और सेवाओं को हम लेते हैं। तो जहां फिशर के दृष्टिकोण में मुद्रा की पूर्ति पर ज़्यादा बल दिया गया है, कैम्ब्रिज समीकरण मुद्रा की मांग और पूर्ति दोनों पर जोर देता है और मुद्रा की मांग पर अधिक बल उसमें दिया गया है। तो इस प्रकार दोनों समीकरणों में दोनों दृष्टिकोणों में भिन्नता है, हालांकि दोनों दृष्टिकोण समान निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो विद्यार्थियों, ये मुद्रा परिमाण सिद्धांत का कैम्ब्रिज दृष्टिकोण है। पिछले वीडियो में हमने सौदा दृष्टिकोण को देखा था। तो मैं समझती हूँ आपको दोनों वर्जन मुद्रा परिमाण सिद्धांत के दोनों दृष्टिकोण समझ में आ गए होंगे, और जो कैम्ब्रिज दृष्टिकोण है फिशर दृष्टिकोण की तुलना में ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।